अग्रिमा ने कहा, उस लड़के से उसने कभी बात तो नहीं की, लेकिन फिर भी अपनी पहली पसंद को भूलना इतना भी आसान नहीं होगा। अथर्व के चेहरे पर अब गुस्सा उभरने लगा, हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। उसने हल्के से गुस्से के साथ कहा, उसका पास्ट जो भी हो, प्रेजेंट मैं हूँ और मुझे छोड़कर उसे कुछ भी याद नहीं करना चाहिए। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो सब भूल जाएगी। वो सिर्फ मेरी है। अग्रिमा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, प्यार? अथर्व ने बिना सोचे समझे ही कहा, हाँ प्यार। अग्रिमा ने अब बेफिक्री दिखाते हुए कहा, चलो तुम तो मान गए कि प्यार है, अब अदिति का देखते हैं। अथर्व हैरानी से अपनी भाभी को देखता रहा, जिसने कितनी आसानी से उसे कबूल करवा लिया था कि वो अदिति से प्यार करता है। अग्रिमा ने उसे कहा, कई बार सिर्फ दिल की सुनना काफ़ी नहीं होता, कुछ झटके भी जरूरी होते हैं। देवर जी, आप बस इतना बताइए कि अपनी होने वाली बीवी की दिल की बात आप खुद पता लगा लेंगे या वो झटके भी मुझे ही देने पड़ेंगे? अथर्व को कुछ याद आया तो वो जल्दी से बोला, और वो लड़का कौन है जिसे अदिति पसंद करती है? तो अग्रिमा ने उससे कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और मैंने तुम्हारी मदद करने के बाद कहा था कि ये सब मैंने अपनी किसी दोस्त के लिए किया है, क्योंकि मेरी दोस्त के क्रश हो तुम? अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया तो अग्रिमा ने उसके माथे पर हल्के से टेप करते हुए कहा, मेरी उस दोस्त का नाम अदिति है। अथर्व की खुशी और हैरानी को कोई ठिकाना नहीं था। वो एकदम से अग्रिमा को हक करने के लिए आगे बढ़ा, पर फिर रुक गया। अग्रिमा भी थोड़ा झिझक गई थी। फिर अथर्व की नज़र पीछे से आ रहे अर्जुन पर पड़ी तो वो भागकर उसके गले लग गया। वो इतने फोर्स से अर्जुन से गले लगा था कि अर्जुन भी 2 कदम पीछे हो गया था, पर किसी तरह अर्जुन ने खुद को संभाला और उसकी पीठ पर हाथ रखे तो अथर्व ने खुशी से कहा, भाई मैं बहुत खुश हूँ। अर्जुन ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, वो तो दिख रहा है, पर बात क्या है? अथर्व को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने फट से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपनी चेरी से बात करने चला गया। अर्जुन ने उसे देखते हुए अग्रिमा से पूछा, इसे क्या हुआ? अग्रिमा ने हंसते हुए कहा, प्यार। अर्जुन ने उसे हंसते हुए देखा तो उसकी नज़रें अपनी मासूमा पर ठहर गई और वो खोए हुए अंदाज में बोला, ब्यूटीफुल। अग्रिमा की हंसी रुक गई, पर गाल शर्म से लाल हो गए। वो अर्जुन से नजरें चुराने लगी तो अर्जुन के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने अग्रिमा के थोड़ा नज़दीक जाकर उसके कान में कहा, डोंट प्रोवोक मी मिसेज अर्जुन प्रताप सिंह, नहीं तो आज आपका जाना कैंसिल हो जाएगा और फिर आज रात हमारी फर्स्ट नाइट होगी। अग्रिमा के कान और गाल अर्जुन की बातों की गर्मी से जलने लगे थे तो अर्जुन ने रोमानियत का तड़का लगाते हुए फिर से कहा, अभी सिर्फ सुनकर तुम्हारा ये हाल तो सोचो, जब सब हकीकत होगा तो। अर्जुन उससे आगे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि अग्रिमा की नाजुक उंगलियों ने अर्जुन के होठों को आगे कुछ कहने से रोक दिया था। कुछ कदमों की आहट सुनाई देने पर अर्जुन अग्रिमा से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। सब ने मिलकर नाश्ता किया और नाश्ते के बाद अर्जुन को ऑफिस के लिए निकलना था तो वो एक बार अग्रिमा से मिलना चाहता था, क्योंकि जानता था कि उसके वापस आने तक अग्रिमा जा चुकी होगी। अग्रिमा आनंदी जी के पास बैठी थी तो अर्जुन ने उसे देखकर रूम में जाने का इशारा किया, पर वो शर्म के मारे अर्जुन को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। अनुपमा जी अर्जुन के बिल्कुल सामने बैठी थी और उन्होंने अर्जुन को सारे इशारे करते हुए देख लिया था। जब अर्जुन ने अग्रिमा को खुद को नज़रअंदाज करते हुए देखा, गुस्से में घूरा तो अनुपमा जी ने अर्जुन के थोड़ा नज़दीक जाकर उससे कहा, ऐसा क्या देख रहा हूँ, बहू को खा जाएगा क्या? अर्जुन पहले तो थोड़ा झिझक गया पर फिर मुंह बनाते हुए बोला, बुआ कुछ नहीं हो सकता आपकी बहू का। अनुपमा जी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तेरी बुआ है ना। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा खिल गया। सबका खाना खत्म होने के बाद सब हॉल में मौजूद थे तो अनुपमा जी अर्जुन को उस कमरे में जाने को कहा जहां अग्रिमा रात को रुकी थी। अर्जुन के वहां से जाने के बाद अनुपमा जी ने अग्रिमा से कहा, अग्रिमा बेटा, मुझे मेरे रूम में मेरा फ़ोन ला कर दे दोगी? एक्चुअली वहीं पर भूल आई, वो नीचे लिफ्ट से सेकंड मेरा रूम है। उन्होंने अपने कमरे की तरफ इशारा करके अग्रिमा को अपना रूम बता दिया। अग्रिमा के साथ साथ यह बाकी घर वालों को भी अजीब लगा, क्योंकि अनुपमा जी ये काम तो किसी नौकर को भी बोल सकती थी या फिर अनन्या, अथर्व और तनिष्क सब वहीं मौजूद थे। सब अनुपमा जी को देखने लगे तो उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा,
क्या हुआ, मैं क्या बहू को कोई काम भी नहीं कर सकती? कोई कुछ नहीं बोला तो अग्रिमा ने सहजता से कहा, मैं अभी लाती हूँ बुआ। अग्रिमा उठकर उस कमरे की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही अपने कमरे के पास पहुंची, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया और दरवाजे को बंद करके अग्रिमा को दरवाजे से पिन कर दिया। अग्रिमा अब समझ गई थी कि ये सब अर्जुन का किया धरा है। उसने पहले अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आप भी ना, सब क्या सोचेंगे बाहर। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाते हुए बेफिक्र अंदाज में कहा, आई डोंट केयर कि कोई क्या सोचेगा, फिलहाल तो तुम बस ये सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अग्रिमा ने प्यार से उसके गाल को अपने हाथ से छूते हुए कहा, आपको इस वक्त सिर्फ अपनी मीटिंग और डील के बारे में सोचना चाहिए। आई नो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जुन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं बिजनेस से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ और तुम मेरी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, इसलिए इस वक्त मैं सिर्फ हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। अग्रिमा मुस्कुरा दी। उसे अर्जुन के ये प्यारा सा रूप बहुत प्यारा लग रहा था। अर्जुन का फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया और अग्रिमा को एक जुनून से देखने लगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से कुंज की आवाज़ आई, सर गाड़ी रेडी है। अर्जुन ने बिना अपनी नज़रें अग्रिमा से हटाए कुंज से कहा, 10 मिनट। तो कुंज ने जी सर कहते हुए फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद अर्जुन ने अग्रिमा से पूछा, क्या अब हम शादी से पहले मिल सकते हैं? अग्रिमा अर्जुन की बेचैनी का आलम समझ रही थी, इसलिए उसने अर्जुन के सीने से लगते हुए कहा, आई एम ऑल योर्स, आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। अर्जुन ने फिर से उसकी निगाहों में झांकते हुए पूछा, तुम्हारे घर आकर भी? तो अग्रिमा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है और हमारी शादी भी हो चुकी है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे, वहाँ ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। अर्जुन ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए उससे कहा, जहाँ तुम हो वहाँ सब कुछ है, अपना ध्यान रखना और मेरा फ़ोन ज़रूर उठाना और कभी कभी खुद से भी कॉल कर लेना। दोनों ने प्यार से एक दूसरे को हग किया और फिर एक दूसरे को काफ़ी सारी नसीहतें देने के बाद दोनों बाहर आए। अर्जुन जाकर पहले अपने पूरे परिवार से मिला और फिर मीटिंग के लिए निकल गया। अर्जुन के जाने के कुछ देर बाद तेजवीर जी और अनुराग अग्रिमा को वापस घर ले जाने के लिए आ गए थे। तेजवीर जी सबसे मिले, सबकी खैर खबर ली, लेकिन अनुपमा जी से वो कुछ नहीं कह पाए। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद तेजवीर जी अब अनुपमा जी के साथ कुछ सहज नहीं थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को वो कैसे खत्म करें, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अनुपमा जी के पास झिझकने का अपना कारण था, चाहे जो भी हो। कार्तिक जी से शादी होने के बाद उन्होंने उन्हें दिल से अपना पति माना था और एक भारतीय लड़की के जीवन में शादी के बाद किसी दूसरे इंसान की कोई जगह नहीं होती। हाँ, एक इंसानी लगाव छूट नहीं सकता, पर इस बात का उनकी शादी या उनके रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। अग्रिमा भी सबसे मिली। आनंदी जी ने सब के लिए कुछ उपहार उनकी गाड़ी में रखवाए और फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। हालांकि तेजवीर जी और अनुराग का अर्जुन से मिलने का भी बहुत मन था, पर वो अर्जुन के वहाँ न रुक पाने की मजबूरी भी समझ रहे थे। अग्रिमा ने गाड़ी में बैठते ही अर्जुन को मैसेज करके बता दिया कि वो अभी हॉस्पिटल जा रही है, शाम तक घर जाएगी। साथ ही उसने अर्जुन को अपनी मीटिंग पर ध्यान देने की हिदायत दी। अर्जुन ने मैसेज पढ़कर बिना कोई रिप्लाई दिए छोड़ दिया और पूरा ध्यान मीटिंग पर लगा दिया। संचिता जी को भी कुछ कुछ होश आ गया था और इस बार बाकी सबके साथ साथ राजवीर जी उनसे मिले तो दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मजबूरन अग्रिमा और अनुराग को बीच में आकर दोनों को शांत करवाना पड़ा। राजवीर जी ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने अब सब ठीक होने की बात कही और बताया कि संचिता जी जल्दी ही पूरी तरह रिकवर कर जाएगी। अभी उन्हें 1-2 दिन और अस्पताल में रुकना था, तो अग्रिमा ने वहीं रुकना चाहा, पर राजवीर जी ने कहा कि वो संचिता जी के साथ अकेले रहना चाहते हैं और इस बात को कोई नहीं कर पाया। सुभाष जी अपने घर चले गए और तेजवीर जी मलिकपुर के लिए निकल गए। अग्रिमा और अनुराग भी उनके साथ थे। तो तीनों घर पहुंचे तो शारदा जी उन्हें आंगन में ही मिल गई। अग्रिमा उनको नमस्ते करने के बाद रसोई से सबके लिए पानी ले आई।
तब तक जगतराज जी भी वहाँ आ गए थे। वो अग्रिमा से उसके ससुराल के बारे में सब पूछने लगे तो अग्रिमा ने सहजता से सब बता दिया। पर अनुराग वो तो अर्जुन के मेंशन और उसके परिवार वालों की तारीफ के पुल बांधे जा रहा था। वो अपने दादा दादी को एक एक बात बड़े उत्साह से बता रहा था कि कितना बड़ा घर था, कितने गार्ड्स, खूब सारी शानो शौकत और सबका नर्म व्यवहार। जगतराज जी अपनी पोती के लिए दिल से खुश थे और शारदा जी का दिल ग्लानि से भरा हुआ था। जिस लड़की को उन्होंने पूरी जिंदगी मनहूस कहा, गालियां दी, अपने घर की खराब हालत का जिम्मेदार माना, उसी लड़की की वजह से उनका बेटा जिंदा उनके सामने है। अगर वो नहीं होती तो उस दिन अर्जुन जाने क्या करता। फिर उन्हें अग्रिमा के हर बार के स्वभाव में ज़्यादा गलाने में डाल रखा था। इस लड़की ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। उन्हें शारदा जी के दिन कहने पर उसके लिए दिन था और उनके रात कहने पर उसके लिए रात थी। अब जब अर्जुन ने उसे अपना लिया था और तेजवीर भी घर वापस आ गया था तो शारदा जी ने अब भी उसके स्वभाव में तिनका भी बदलाव नहीं पाया था। तो आज भी उसी सादगी में थी। हाँ, आनंदी जी का दिया महंगा और बहुत ही खूबसूरत सूट पहनकर जरूर आई थी, पर आने के बाद उसने अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे और वैसे ही घर का काम करने लगी थी जैसे पहले करती थी। आज भी बस उतना ही बोल रही थी जितना ज़रूरत थी। एक बार भी उसने अपने शब्दों से या अपने व्यवहार से शारदा जी का अपमान तो दूर, उन्हें कुछ भी बुरा तक लगने का मौका नहीं दिया था। और यही बात सब अब शारदा को खोए जा रही थी। कुछ देर बाद तेजवीर जी ने गाड़ी से वो सारा सामान निकलवा जो अग्रिमा के ससुराल से अग्रिमा के परिवार के लिए आया था। हर एक टोकरी पर एक चीट लगी थी, इसमें किसके गिफ्ट्स हैं। तेजवीर जी ने एक एक करके सारी टोकरियां निकाली तो आनंदी जी ने एक एक सदस्य के मान सम्मान का ख्याल रखा था। संचिता जी और राखी जी का सारा सामान बिल्कुल एक जैसा था। उन्होंने एक नज़र अग्रिमा के नाम की टोकरी पर डाली लेकिन उसे खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उन्होंने राखी जी का सामान उसके साथ पास पहुंचा दिया तो कुछ ही देर बाद एक तेज आवाज़ के साथ वो सारा सामान उनके कमरे से बाहर बिखरा हुआ था। सब लोग सामान गिरने की आवाज़ से बाहर आ गए। सबके माथे पर त्योरियां पड़ चुकी थी सिवाय अग्रिमा के, जो शांति से उस बिखरे सामान को इकट्ठा कर रही थी। तेजवीर जी 2 दिन से ये नाटक देख रहे थे कि किस तरह उनकी भाभी बिना कोई काम किए बस अपने कमरे में रह रही है। आज भी आने के बाद अग्रिमा ने ही सारा काम किया था और उससे पहले शारदा जी सब कर रही थी किसी काम वाली की मदद लेकर। और अब सारा सामान बिखरा देखकर तेजवीर जी को गुस्सा आ गया और उससे भी ज़्यादा गुस्सा उन्हें आया अग्रिमा को वो सामान इकट्ठा करते देखकर। उन्होंने तुरंत जाकर अग्रिमा के हाथ पकड़कर उसे सामान समेटने से रोका। राखी जी को देखकर कहा, ये जिसने फेंका है वही इसे समेटेगा। राखी जी ने भी बराबर में उत्तर देते हुए कहा, मुझे इस मनहूस से जुड़ा कुछ नहीं चाहिए, जीना हराम कर रखा है मेरा। तेजवीर जी ने कुछ कहना चाहा पर अग्रिमा ने उन्हें मना करते हुए कहा, चलिए चाचू प्लीज़, वो आपकी भाभी है और मर्यादा कहती है कि आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए। तेजवीर जी अब पूरे क्रोध में आते हुए बोले, बस करो अम्मू, तुम्हारे पास ये सब बर्दाश्त करने का कोई कारण नहीं है, ये कभी नहीं बदलने वाली। अगर तुम अब भी इस औरत से माँ के प्यार की उम्मीद में हो तो तुम गलत हो। अग्रिमा ने सहजता से कहा, चाचू उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि अर्जुन कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, पर आज ये हकीकत है और मैं हमेशा की तरह आज भी इस उम्मीद में हूँ कि मुझे इनका और दादी का प्यार कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। राखी जी दरवाजे को पटक कर बंद कर दिया और बाकी सब वहां से चले गए, लेकिन शारदा जी बस वहीं खड़ी अग्रिमा की कही बात को सोचती रहे। जगतराज जी ने वापस आकर उनसे कहा, उम्र में हम लोग बड़े हैं और मेरी पोती संस्कारों में बहुत बड़ी है, चलो यहाँ खड़े रहने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शारदा जी भी बुझे मन के साथ अपने कमरे में चली गई। अग्रिमा ने किसी तरह तेजवीर जी को शांत किया तो वो अब नाराजगी से मुंह फुलाकर बैठे थे। अग्रिमा ने अपनी शादी और विदाई का वास्ता देकर किसी तरह तेजवीर को मना ही लिया। अनुराग को भी अपनी माँ के व्यवहार का हमेशा ही बुरा लगता था। वो जानता था कि अग्रिमा रात को ज़्यादातर छत पर मिलती है, तो वो भी रात के खाने के बाद छत पर पहुँचा। अग्रिमा वहाँ बैठी थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन आज उसके
चेहरे पर कोई उदासी नहीं बल्कि एक मीठी मीठी सी मुस्कान थी। शायद अर्जुन के ख्यालों में थी। कुछ देर पहले उसने अर्जुन को कॉल किया था, लेकिन अर्जुन ने कॉल यू लेटर का मैसेज छोड़कर फ़ोन काट दिया था। अनुराग उसके पास आकर बैठ गया तो अग्रिमा समझ गई थी कि वो राखी जी के व्यवहार से बहुत आहत है। उसने बस उस बारे में बात न करते हुए अनुराग के कॉलेज और बाकी चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिससे अनुराग को थोड़ा सा बेहतर लगा कि उसकी बहन और उसके बीच सब ठीक है। अनुराग को हमेशा ये डर लगता था कि कहीं उसकी माँ की वजह से अग्रिमा उससे बात करना न बंद कर दे, लेकिन शारदा जी की तरह ही उसने भी कभी अग्रिमा के व्यवहार में एक तिनका भी गुस्सा नहीं पाया था। कुछ देर बाद अग्रिमा का फ़ोन बजने लगा तो अनुराग वहां से उठकर चला गया और अग्रिमा की मुस्कान बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई, क्योंकि फ़ोन पर नाम शो हो रहा था मूनलाइट। अग्रिमा के फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो अर्जुन ने प्यार से कहा, हेलो माय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू। अर्जुन के इस पेपरिंग वाले टोन को सुनकर अग्रिमा शर्माते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अर्जुन ने थोड़ा सा दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, पर मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मिसिंग यू लाइक हेल आर। जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ। अपना खुद का कमरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसका कमरा है। आई एम फीलिंग यू ऑल ओवर हेयर। अग्रिमा बस चुपचाप उसकी बात सुनने लगी, क्योंकि अर्जुन जब ऐसी बातें करता था तो अग्रिमा की जुबान पर ताला लग जाता था। अर्जुन ने उसे चुप देखकर कहा, क्या हुआ सनशाइन, कुछ तो बोलो। अग्रिमा ने उसकी बातों का कोई जवाब न देते हुए उससे पूछा, आपकी मीटिंग कैसी रही और डील का क्या बना। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, तुम बीबी कम और मेरी पर्सनल असिस्टेंट ज़्यादा लग रही हो। फिर वो अचानक ही खुश होते हुए बोला, वैसे ये बढ़िया आइडिया है ना, तुम ऑफिस ज्वाइन करने की बजाय मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाना और फिर मेरे पर्सनल केबिन में हम दोनों खूब सारे डील फाइनलाइज करेंगे। अग्रिमा अपना सिर पीट लिया था। अर्जुन की बेशर्मी पर ये इंसान कोई मौका नहीं छोड़ता जहां इसे अपना फ़ायदा उठाना न आता हो। पर हंसते हुए अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, और हमारी डील्स के चक्कर में फिर कोई बिजनेस डील नहीं होगी ऑफिस में, क्योंकि उनका बॉस तो प्यार में पागल हो चुका है। अर्जुन ने बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सच बात है। आई एम गेटिंग क्रेजी इन योर लव। ऐसा लगता है बस अभी इसी वक्त तुम मेरे पास होनी चाहिए। तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ तुमसे मिलने। अग्रिमा हंसते हुए बोली, इतनी बेताबी अच्छी नहीं है जनाब, हम सुबह ही मिले थे। वैसे भी पूरा दिन से आप बहुत बिजी थे और थक भी गए होंगे, तो अच्छी वाली नींद लीजिए, सुबह तो फिर से ऑफिस जाना है। सुबह ऑफिस जाने की बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए अग्रिमा से कहा, सनशाइन, मैं कल लंदन जा रहा हूँ यार। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुमसे कहीं दूर जाने का, पर शादी से पहले लंदन वाले इश्यूज सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि बाद में मुझे तुम्हें छोड़कर ना जाना पड़े। अर्जुन अग्रिमा से वैसे ही बहुत दूर था और अब इस दूरी को वो कई हजार किलोमीटर में बदल रहा था, जिसे सुनकर अग्रिमा को भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो जानती थी कि काम भी जरूरी है और अर्जुन सही कह रहा है कि शादी से पहले वो सब कुछ निपटा दे लेगा तो फिर वो दोनों साथ में वक्त बिता पाएंगे। इसलिए उसने खुद को थोड़ी सी हिम्मत देते हुए अर्जुन से कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। जैसे हम अभी फ़ोन पर बात कर रहे हैं वैसे हम लंदन से भी फ़ोन पर बात कर लेंगे, और आज नहीं तो कल वहाँ जाकर आपको वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी ना, तो आप आराम से जाइए। अग्रिमा की बातों से अर्जुन को न जाने का हौसला मिला और फिर इसी तरह कुछ बातें करने के बाद वो दोनों सो गए। अगले दिन अर्जुन दोपहर तक अपने ऑफिस के काम निपटाकर लंदन के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने फिर से अग्रिमा को फ़ोन करके उसे खूब सारी बातें की। अपनी आधी से ज़्यादा बातों पर तो वो अग्रिमा की बोलती बंद कर देता था या अग्रिमा शर्मा कर चुप हो जाती थी, और अर्जुन उसके दिल प्यार में दिन प्रतिदिन बावला हुआ जा रहा था। अब अर्जुन फ्लैट में था तो अग्रिमा से उसकी बात नहीं हो सकती थी, इसलिए अग्रिमा ने भी तब तक अपने काम निपटाने की सोची। वो समझ रही थी कि उसकी शादी की शॉपिंग उसे खुद ही करनी है, क्योंकि उसकी दादी और उसकी माँ उससे बात तक नहीं करती है
और संचिता जी की हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह उसकी शॉपिंग करवा सके या उसकी शादी की तैयारी कर सके। 20 दिन कोई ज़्यादा भी नहीं थे। उसे अपने लिए शादी का लहंगा और अर्जुन के लिए शेरवानी पसंद करनी थी। अपने बाकी कपड़े और साथ ही कुछ और ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदनी थी। सब कुछ करना था और शायद खुद ही करना था। वो ये जानती थी कि उसकी एक आवाज़ पर अर्जुन उसके साथ खड़ा होगा, पर वो नहीं चाहती थी कि ऐसी चीज़ों के लिए अर्जुन अपना बिजनेस हैम्पर करे। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो तेजवीर जी और जगत राज जी को बोलकर अपनी तैयारी खुद करेगी। उसने जाकर जगत राज जी और राजवीर जी से बात की तो दोनों ने उसे शांति ताई और उनकी बहू की मदद लेने के लिए बोल दिया, क्योंकि शारदा जी और राखी जी ने से तो उन दोनों को भी कोई उम्मीद नहीं थी। तेजवीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर अग्रिमा को ठीक लगे तो वो खुद भी उसके साथ चल पड़ेगा और उसकी सारी शॉपिंग में उसकी मदद करेगा। पर अग्रिमा को अपने चाचा के साथ अपनी शॉपिंग करने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए उसने अनुराग को ले जाने की बात कही, क्योंकि अनुराग के साथ वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंफर्टेबल थी। दोपहर तक का सारा काम निपटाने के बाद अग्रिमा अनुराग और शांति ताई की बहू सुमन के साथ मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी जगत राज उसके कमरे में आए और अग्रिमा को उसकी शॉपिंग के लिए पैसे देने लगे। अग्रिमा ने बड़े प्यार से इनकार करते हुए कहा, दादाजी अभी पैसे मेरे पास हैं, अगर नहीं होंगे तो मैं ज़रूर आपसे ले लूँगी। पर जगत राज जी ने उसे भावनात्मक तरीके से समझाते हुए कहा कि वो अपनी पोती की शादी अपने पैसों से करना चाहते हैं। तब तक तेजवीर जी वहाँ आ गए थे और उन्होंने शांति ताई को भी बुला लिया था। दोनों पिता पुत्र ने अग्रिमा और शांति ताई के साथ मिलकर सब डिसाइड किया कि अग्रिमा के लिए कौन कौन से गहने बनवाने ठीक रहेंगे और किन किन रीति रिवाज पर अग्रिमा के ससुराल वालों के लिए क्या क्या गिफ्ट होने चाहिए, अग्रिमा को दामाद के तौर पर क्या गिफ्ट देने हैं। अर्जुन वो चारों बैठकर ये सब बातें डिस्कस कर रहे थे कि शारदा जी वहां आकर बैठ गए। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सब सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जगत राज जी और तेजवीर जी अग्रिमा की शादी पर दिल खोलकर खर्च करना चाहते थे, पर अग्रिमा ने उन्हें सिर्फ व्यवहारिक तरीके से खर्च करने को कहा, ना कि बाकी लड़कियों की तरह वो इस बात पर खुश होकर रह गई। जगत राज जी और तेजवीर जी ने शारदा जी से कोई बात नहीं की। वो सब कुछ शांति ताई से पूछ रहे थे और अग्रिमा तो शारदा जी से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी शारदा जी उसकी बात का जवाब नहीं देगी। खुद को किसी भी बात में शामिल न पाकर शारदा जी जब वहाँ से उठकर जाने लगी तो अग्रिमा ने तेजवीर जी को इशारा करते हुए प्लीज़ बोलकर कहा कि वह उससे बात करे, लेकिन तेजवीर ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। सब कुछ डिसाइड करने के बाद जगत राज जी ने अनुराग, अग्रिमा और सुमन से बाजार जाने को कहा तो अग्रिमा ने तैयार होने के बाद अनुराग और सुमन को बाहर चलने को कहा और खुद शारदा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में पहुंची तो शारदा जी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। आज से पहले अग्रिमा ने कभी उन्हें न जगाया था और न कभी इस तरह से वो उनसे बात करने गई थी। अग्रिमा हिम्मत करते हुए अपनी दादी के पास जाकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, दादी। शारदा जी ने अग्रिमा की आवाज़ सुनकर तुरंत आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अग्रिमा ने उन्हें एक नज़र देखकर कहा, जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी हूँ तो मैं आपके बेटी की बेटी। मेरी शादी में वैसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं चाहती। आप बस एक बार कह दीजिए। शारदा जी अग्रिमा से खुद आगे होकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, तो अब जब अग्रिमा खुद सामने से चलकर बात करने को आई है तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अग्रिमा को वहीं रखी एक चेयर पर बैठने को इशारा किया तो अग्रिमा बिना एक शब्द कहे वहां बैठ गई। शारदा जी ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और तुमने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। जब मैंने अपने फर्ज ही नहीं निभाए तो मेरा कोई हक भी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी के किसी फैसले में बोल सकूं। अग्रिमा ने ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहा, आपको जैसा ठीक लगे दादी। अगर आप कुछ नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपका पीछा
इस मनहूस से हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये कहकर अग्रिमा बाहर निकल गई और खुद को संतुलित करते हुए वो शॉपिंग के लिए चली गई। उसका मन व्यथित था तो उसने अनुराग को पहले मंदिर जाने को कहा और वो तीनों एक शिव मंदिर में चले गए। अग्रिमा ने कुछ देर अपनी बंद आंखों से भगवान को याद किया और फिर उसने मन ही मन सोचा कि अगर भगवान ने उसे एक अच्छे और खुशहाल जीवन का मौका दिया है तो उसे अब शिकायतों का या आंसुओं की बजाय उनका धन्यवाद करना चाहिए। शारदा जी और राखी जी से उम्मीद तो उसने अब भी नहीं तोड़ी थी, पर अब उसने सोच लिया था कि वो उन दोनों की बजाय नाराज़गी की वजह से दुखी नहीं होगी, क्योंकि अर्जुन उसके न कहने पर भी उसकी व्यथा को समझ लेगा और फिर शारदा वो एक पल ना लगाए अग्रिमा को वहाँ से ले जाने में, चाहे उसे शादी अग्रिमा के प्रताप मेंशन में रहते हुए क्यों न करनी पड़े। अग्रिमा ने आज वक्त की कमी के चलते अपने लिए कुछ न लेते हुए सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें ही खरीदारी की, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें उसके ससुराल वालों के लिए गिफ्ट्स और कपड़े थे। वक्त रहते वो वापस घर आ गई और सारा सामान अपने दादाजी की बैठक में रख दिया और फिर जाकर आंगन में बैठी शारदा जी और राखी जी से कहा, दादी माँ, अगर आप दोनों का मन हो तो प्लीज़ सामान देख लीजिए। अग्रिमा उन्हें कहकर बिना उनका जवाब सुने वहां से चली गई और बैठक में उन दोनों का इंतजार करने लगी। जगत राज जी और तेजवीर जी वहां थे। अनुराग शॉपिंग करते हुए साथ में ही था तो वो अपने कमरे में आराम करने चला गया। 5 मिनट बाद भी जब वो दोनों नहीं आए तो तेजवीर के कहने पर अग्रिमा ने सामान खोलना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी अपनी दादी पर गई तो अग्रिमा का चेहरा मुस्कान से लबरेज हो गया। शारदा जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस वहाँ बैठकर सारा सामान देखने लगी और अग्रिमा हमेशा की तरह थोड़ी सी खुशी में ही बहुत खुश हो गई थी। उसने धीरे धीरे करके अपनी दादी को सारा सामान दिखाना शुरू किया तो दादी के मुंह से भी अब कुछ शब्द निकलने लगे थे। काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि अच्छी है, लेकिन एक दो चीज़ों के लिए उन्होंने अग्रिमा को अपने तजुर्बे से बताया कि यह ज़्यादा बेटर रहेगा। अग्रिमा ने हमेशा की तरह उनके कहे का मान रखते हुए सहजता से ही कहा कि वो खुद जाकर चेंज करवा कर अपनी दादी के बताए अनुसार चीज़ें ले आएगी। शारदा जी को इतनी शांति से बात करते देख जगत राज जी तो बहुत हैरान थे और तेजवीर जी को भी थोड़ी ही हैरानी हो रही थी। जगत राज जी ने आज तक शारदा जी को कभी भी अपनी आराम से बात करते हुए नहीं देखा था और आज तो उन्हें भी अपनी पोती के विश्वास पर विश्वास हो गया कि धैर्य और प्रेम सब कुछ जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आज तो उनके मन में यह ख्याल भी आने लगा था कि अग्रिमा एक दिन राखी जी का दिल भी जीत लेगी और ये सोचते उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। उन चारों ने मिलकर पूरा सामान देखा। इस तरह कुछ 1-2 दिन बीत गए। धीरे धीरे अग्रिमा ने अपनी काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और अब शारदा जी भी उससे बात करने लगी थी। हाँ, उन्होंने उसे पुरानी बातों को लेकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो शादी से रिलेटेड बातें अग्रिमा से डिस्कस कर लेती थी, जैसे कि शादी में क्या करना है, कैसे करना है। अग्रिमा बहुत खुश थी। पहली बार उसे अपनी दादी का प्यार मिल रहा था, लेकिन राखी जी की तरफ से अभी कुछ नहीं था। अग्रिमा ने खुशी खुशी अर्जुन को बताया कि उसकी दादी उससे बात कर रही है, तो अर्जुन जी को उसकी बातों में भावुकता और खुशी दोनों ही महसूस हुई। अर्जुन के पूछने पर उसने सब बता दिया था कि किस तरह उसकी दादी और उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि 21 साल पहले जो भी हुआ था उसमें सारा दोष अग्रिमा की खराब किस्मत का था। अर्जुन ने ये सोचते ही दुख से अपनी आंखें भींच ली कि एक वक्त पर जाने अनजाने इस लड़की को उसने भी दुख दिए, पर वो जानता था कि वो अपनी सनशाइन की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। इसलिए उसने अग्रिमा से कुछ हल्की फुल्की बातें करनी शुरू की। कभी कभी वो उससे कुछ बिजनेस की बातें भी कर लेता था और दोनों एक साथ काफ़ी देर तक बातें करते रहते थे। अर्जुन की बातें अग्रिमा को कभी हंसाती, कभी गुदगुदाती और कभी उसे शर्माने पर मजबूर कर देती। 1-2 बार तो अर्जुन में से अपनी बेशर्मी से अग्रिमा को फ़ोन काटने तक पर मजबूर कर दिया था। अग्रिमा ने अपने लिए लहंगा और अर्जुन के लिए शेरवानी के लिए काफ़ी सर्च की, लेकिन आखिर में उसने अर्जुन के डिज़ाइनर से बात की और फिर दोनों के डिज़ाइन सिलेक्ट करके ऑर्डर दिया। वो अर्जुन के स्टाइल के साथ कोई
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने अपने लिए लहंगा भी उसी डिजाइनर स्टोर से बनवाने का फैसला किया। वो बात अलग थी कि अपने लहंगे का प्राइस सुनकर उसे 2 रात तक नींद नहीं आई थी। आज तक खुद पर उसने कभी 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं किया था और अपने लहंगे के लिए भी उसने 20-25 हज़ार तक का बजट सोचा था, पर आज उसका लहंगा 7 लाख में तैयार हो रहा था। अर्जुन की शेरवानी तो 13 लाख में तैयार हो रही थी और अग्रिमा ने अर्जुन को फ़ोन करके बता दिया था कि कितने पैसे उसके पास नहीं हैं। अर्जुन ने हंसते हुए उससे कहा, मेरी जान डोंट वरी, मैंने कहा था कि तुम्हें पसंद करना है, मुझे खरीद कर नहीं देना है। डिजाइनर का हिसाब किताब मैं खुद कर दूंगा। अग्रिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, कपड़ों पर इतने पैसे, ऐसे कैसे डिजाइनर हैं कि जितने पैसों में आपकी शेरवानी और मेरा लहंगा आ रहा है उतने में तो एक पूरी शादी हो जाती। मैं अपना लहंगा कहीं और से ले लूँ क्या? अर्जुन को अपनी बीवी पर प्यार तो आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि एक बार भी अगर गलती से भी उसके मुंह से कुछ निकल गया तो उसकी बीवी को 1 मिनट नहीं लगेगा अपने लहंगे का ऑर्डर वहां से कैंसिल करने में। इसलिए अर्जुन ने हल्की सी शक्ति दिखाते हुए अग्रिमा से कहा, मैंने कहा ना, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुमने फाइनल किया है, हम अपनी शादी में वही कपड़े पहनने वाले हैं और जस्ट डोंट वरी अबाउट प्राइस, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अग्रिमा का दिल अभी भी इतने पैसे खर्च करने को नहीं मान रहा था। आखिरकार अर्जुन को अपना तुरुप का इक्का निकालना पड़ा। उसने अपनी आवाज़ में उदासी लाते हुए अग्रिमा से कहा, सन मैं चाहता था कि हम दोनों अपनी शादी में कुछ खास पहने, कुछ अच्छे मोमेंट बनाए, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी पसंद का कुछ भी पहन लूँगा। अर्जुन के इमोशन ब्लैकमेल पर वो झट से मान गई और अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। 2-3 दिन बाद संचिता जी को भी राजवीर जी घर ले आए थे। संचिता जी को देखकर बाकी सब खुश हुए, लेकिन राखी जी ने न उनसे बात की और मैं ही उनसे मिलने के लिए आई। राजवीर जी ने संचिता जी को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह उन्होंने राखी जी से दूसरी शादी की, दूसरी बीवी के साथ उनका एक बेटा भी है, लेकिन अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। संचिता जी ये जानकर थोड़ी असहज हो गई थी कि उन्हें अब अपने ससुराल वापस जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने अपनी दुविधा जब राजवीर के सामने रखी तो राजवीर जी ने उनसे साफ साफ कहा कि वो अब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने संचिता जी को आश्वासन दिया कि वह राखी जी से बात कर लेंगे। शायद राजवीर जी भी जानते थे कि राखी जी को बाकी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है, अपनी ज़रूरतें पूरी होने से, और उसके लिए उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। और राजवीर जी ने सोच लिया था कि वो इस बार राखी जी से सब क्लियर करेंगे।